पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ राइट साइड में बैठे हैं अजय कुमार लल्लू जी, जो उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष रहे हैं और अभी ओडिशा के प्रभारी हैं। और मेरे साथ लेफ्ट में बैठे हैं पूर्व सांसद रवि वर्मा जी, जो लखीमपुर से उत्तर प्रदेश से हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। और आज बेहद गंभीर मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि लगातार बीजेपी शासित राज्यों में दलितों और पिछड़ों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बेहद बढ़ गई हैं। और केवल घटनाएं नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने भी जाना चाहता है तो उनको रोका जा रहा है। और जो चले जाते हैं तो वहाँ दबंग जाति के लोग उनके ऊपर पथराव करते, हमला करते हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और उल्टे पथराव करने वाले लोगों पे सख्त कार्रवाई करने की बजाय, क्योंकि उनको पूर्व सूचना होती है कि भाई प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है, तो जो पुलिस को पर्याप्त व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, वो करने की बजाय पहले दबंग जाति के लोग प्रतिनिधिमंडल के ऊपर पथराव करते हैं और फिर पुलिस उल्टे जो प्रतिनिधिमंडल में लोग जाते हैं उन पे 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। तो ये दमनकारी जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, आज आज़ाद भारत में सत्ता ऐसे मनोवादी लोगों के हाथ में है जो लगातार दमनकारी नीति दलितों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटीज़ के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दमन का, बल्कि इसके साथ साथ जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ भी वो दमन की कार्रवाई कर रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जो पुलिस अधिकारी, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं या जो डीएम हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो एक यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, जिनको पावर संविधान ने दी है, वो संविधान द्वारा दी गई पावर का इस्तेमाल सत्ता के इशारे पर विपक्ष को कुचलने के लिए, दलितों पिछड़ों को कुचलने के लिए, मजदूरों और किसानों को कुचलने के लिए कर रही है। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि डीएम साहब ने जो ये घटना घटी अभी गाजीपुर में, एक विश्वकर्मा समाज की बेटी की जिस तरीके से हत्या हुई, उस हत्या में चूंकि राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए गाजीपुर के डीएम साहब ने ये धारा 163 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, यानी जो पहले धारा 144 सीआरपीसी होती थी, अब उसकी जगह धारा 163 इन्होंने कर दिया। धारा 163 लगाई और जहां एक तरफ कानून कहता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, इस धारा 163 के इस आदेश में ऊपर के पैराग्राफ के अंदर ही प्रोसिक्यूटर की आइडेंटिटी खुद डीएम साहब डिस्क्लोज कर रहे हैं। यानी डीएम साहब कानून को नहीं मानते, उनकी नज़र में कानून की और संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। जहां एक तरफ कानून कहता है प्रोसिक्यूटिक्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, वो पहले पैराग्राफ में उसका नाम खोल रहे हैं और उसको पब्लिसाइज करके पब्लिक को बता रहे हैं भाई ये धारा 144 163 लग गई है और यहाँ पे आप ना आए, इस जिले में एंट्री करोगे तो भी पकड़ लिए जाओगे। तो साथियों, अभी गाजीपुर के साथ साथ हरदोई के अंदर एक कुशवाहा समाज की बेटी का भी हत्या हुई है। और लेटेस्ट अभी कल के अखबार में मैंने पढ़ा, प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में एक दलित समाज की बेटी की हत्या करके और उसको पेड़ से लटका दिया। शर्म की बात यह है कि उसके कपड़े अलग निकले पड़े हैं, चप्पल अलग पड़ी है और अभी तक भी जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन सारे घटनाक्रमों में, ये प्रतापगढ़ की घटना है।
देख लीजिए आप। तो इस तरह लगातार उत्तर प्रदेश में आखिर दबंग जाति के लोग, वो दलित व पिछड़ी जाति की महिलाओं को लगातार उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और देखने में तो ये भी आ रहा है कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दबाव बनाकर उनको भी बदलवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेहद शर्म की बात है कि जहां एक पार्टी ये कह के आई थी, जो अक्सर 1975 की इमरजेंसी का जिक्र करती थी, उस इमरजेंसी के दौरान इस देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आज भारत में केंद्र के इशारे पर, केंद्र के द्वारा अघोषित और बहुत खतरनाक इमरजेंसी लगा दी गई है। कल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं स्वयं था और ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, ओबीसी डिपार्टमेंट से ही सुभाषिनी यादव जी भी थी, नेशनल सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल जी भी थे, और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वे वर्तमान में उड़ीसा के प्रभारी अजय कुमार लल्लू जी भी थे, पूर्व सांसद हमारे रवि वर्मा जी भी थे, अभी प्रेजेंट के राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध जी भी थे। तो एक प्रतिनिधिमंडल बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जैसे ही दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचा, दिल्ली के एयरपोर्ट पे कम से कम 8 से 10 पुलिस के अधिकारी लगातार हमारी निगरानी कर रहे थे। जैसे ही हम बनारस पहुंचे तो बनारस एयरपोर्ट पे ही अंदर, जिसमें कई आईपीएस अधिकारी थे और कम से कम 15 पुलिस के अधिकारी अंदर, और गेट पर, एयरपोर्ट के गेट पर बाहर कम से कम 100 से 150 पुलिस के अधिकारी, जिसमें कम से कम 15-20 तो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे। मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र के गृह मंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से, क्या कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हम लोग दंगाई हैं? जो आपने इतनी बड़ी फोर्स लगा के हमें एयरपोर्ट के अंदर ही डिटेन कर लिया, हमें जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई वहां पर धारा 163 लगी हुई है, गाजीपुर नहीं जाने देंगे। जब वो अड़े रहे, बिल्कुल नहीं माने, तो हमने कहा भाई ठीक है, हम कानून की इज्जत करते हैं, हम लोग गाजीपुर नहीं जा रहे, तो हमें अब आप बनारस में कांग्रेस कार्यालय में जाने दो। दुख की तो बात यह है कि पुलिस ने हमें कांग्रेस कार्यालय में भी नहीं जाने दिया, और एयरपोर्ट के गेट से जैसे हम बाहर निकले, सैकड़ों पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी वहां मौजूद, और जो अपराधियों को, कैदियों को, जो कैदियों को जो पुलिस की वैन लेकर कोर्ट में आती है जेल से, उस वैन में हम लोगों को बिठा के वो बड़ा गांव थाना बनारस लेकर पुलिस गई। पूरे दिन हमें डिटेन करके रखा और शाम को फिर छोड़ा। तो सवाल मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल करना चाहता हूं। वो ये बताएं, क्या आपने उत्तर प्रदेश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी है? क्या कांग्रेस के नेता बनारस एयरपोर्ट से कांग्रेस मुख्यालय भी नहीं जा सकते? अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपने डीएम के माध्यम से गाजीपुर में धारा 163 लगा दी, हमने मान ली, लेकिन क्या बनारस के कांग्रेस कार्यालय में भी आप हमें जाने से रोककर हमें गिरफ्तार कर लोगे? ये कौन सा कानून का शासन है? कौन से संविधान में लिखा है? आपने तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि पुलिस के उन अधिकारियों के और डीएम्स के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करें जिन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया और हमें कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोककर गिरफ्तार करके कैदियों की वैन में लेके हमें वो थाना लेकर गए। और दूसरा, एक घटना नहीं है, एक ये घटना देखिए आप, ये राजस्थान की घटना है। राजस्थान के अंदर ये राजस्थान की घटना है जिसके अंदर एक 16 साल के बच्चे को थाना चौपासी, जिला खैरतल, तिजारा, भिवाड़ी, वहां से बच्चे को घर से उठाकर पुलिस लेके गई
और ले जाने के बाद उसको इतनी बुरी तरह मारा, उसके पैर तोड़ दिए गए, उसको जो बताया गया कि उसको पानी में डुबोया गया जिससे उसके फेफड़ों में पानी चला गया, और उसके बाद पुलिस ने उसको वेंटिलेटर पे भर्ती कर दिया। जब बच्चे को उसके माँ बाप के सामने पुलिस लेके गई, वो एकदम स्वस्थ था, और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि वो बच्चा वेंटिलेटर पे। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये 5 वो राज्य हैं जहां दलित उत्पीड़न के टोटल जितने जुल्म है उसका 76% केवल इन 5 राज्यों में। और दुख की बात तो ये है कि ये मध्य प्रदेश की घटना, एक दिव्यांग, ये घटना अभी की है, लेटेस्ट घटना 22 अप्रैल की। ये दिव्यांग, इसकी शादी थी और घोड़ी पर ये बारात निकाल रहा था, इसको घोड़ी से खींच के बहुत बुरी तरह मारा गया कि ये दलित होकर घोड़ी पे बारात कैसे निकालेगा। ये भी बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश। तो आखिर जुल्म की कोई सीमा है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात का जवाब देगी? वो स्वीकार करेगी कि वो दलितों से नफरत करती है, वो पिछड़ों से नफरत करती है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से नफरत करती है, वो भारत के संविधान से नफरत करती है, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर महिला को पुरुष की संपत्ति बताया है, और अछूतों और शूद्रों को उन्होंने मानवता के अधिकार से वंचित रखा है, शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रखा है। तो क्या इसी वजह से आप घोड़ी पर बारात निकालने पे भी हमला करोगे? इसी वजह से आप घड़ा छू लेने पे हत्या कर दोगे? इसी वजह से आप मुछ रखने पर हत्या कर दोगे? इसी वजह से किसी भी दलित पिछड़ी महिला को, क्योंकि इस बात का भी तो डाटा सामने आना चाहिए कि इन बीजेपी शासित राज्यों में क्या दबंग जाति की महिलाओं के साथ भी बलात्कार की, हत्या की घटनाएं कहीं सामने आ रही हैं? हो सकता है मैं गलत हूं, कोई कह सकता है तुम अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन हो तो केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के मुद्दे उठाते हो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार डाटा रिलीज कर दे कि क्या जिस तरीके से दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ, उनके साथ बलात्कार और उनकी हत्याओं की घटना लगातार बढ़ी हैं बीजेपी शासित राज्यों में, क्या उस तरह की घटना उन दबंग जातियों के साथ होती है? नहीं होती। नहीं होती तो क्यों नहीं होती? आप क्या देश में मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं? दोबारा से वही राजतंत्र लाना चाहते हैं जहां सामंतवादी लोग कभी भी दलित पिछड़े की महिलाओं को उठा के ले जाते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे, विरोध करने पे उनकी बस्तियां जला देते थे? तो ये जवाब योगी जी को भी देना पड़ेगा, ये भजनलाल जी को भी देना पड़ेगा, ये देश के गृह मंत्री जी को भी देना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा। मुझे पता है, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि 24 घंटे, सातों दिन, सालों साल, 2014 से जब से उनकी सरकार आई है वो केवल चुनाव में व्यस्त हैं। मीडिया को मैनेज करना, जुडिशरी को मैनेज करना, अधिकारियों को मैनेज करना, जांच एजेंसी को मैनेज करना, विपक्ष को कुचलना, और फिर चुनाव में 24 घंटे लगे रहना। यही केवल चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल चुनाव लड़ना है। इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश की बेटियों को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को, उनको बिल्कुल भी न्याय की उम्मीद मुझे उनसे नहीं है। एक के बाद एक लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, और कई घटनाएं मेरे सामने आई हैं जिसके ऊपर मैं, मध्य प्रदेश की, जिसके ऊपर अलग से मैं जल्दी पीसी करूंगा। वहां एक बेटी के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, और जब उसके घर वालों ने मुकदमा दर्ज कराया, वो गवाही देने कोर्ट गए तो गवाहों की हत्या कर दी। 3-3 हत्या एक ही परिवार की कर दी। मतलब मुकदमा बनाओगे अगर दबंगों के खिलाफ तो दबंग लोग गवाहों की हत्या कर देंगे। जैसा मैंने अभी पिछले दिनों बताया, राजस्थान की अजमेर की घटना, उस बेटी का बलात्कार कई लोगों ने किया, और जब उसने मुकदमा दर्ज कराया, कोर्ट में उसका बयान दर्ज हुआ, बयान दर्ज होने के बाद भी एक को गिरफ्तार किया। बाकी लोगों ने उस लड़की को, जिस दिन उसका बयान होना था, कोर्ट में दर्ज होना था, उससे एक दिन पहले दबाव बनाया कि भाई तुम अपना बयान बदल दो। उसने मना किया तो उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके चाचा को, उसके पिताजी को, उसकी चाची को कुल्हाड़ियों से हाथ पैर काट दिए गए पिछले दिन। और जिस दिन मैंने पीसी की, उस पर अगले दिन फिर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया, अपराधियों को। तो ये दबंग लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसकी सह पे कर रहे हैं? कौन है जो उनको संरक्षण दे रहा है? क्यों उनके इतने हौसले बुलंद हो गए? उनकी हिम्मत इतनी क्यों बुलंद हो गई है
कि पहले वो बलात्कार करेंगे, परिवार के लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे तो फिर उन पर दबाव डालोगे समझौते के लिए, नहीं मानेंगे तो फिर आप गवाहों को मार दोगे। तो क्या कानून का राज बीजेपी के सरकारों में है या नहीं है? बीजेपी की सरकारें और बीजेपी के नेता देश के संविधान को और कानून को मानते हैं या नहीं मानते? या इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकारें अपने आप को कानून से भी ऊपर मानती हैं? इस बात का जवाब मैं उनसे चाहता हूं। अब मैं चाहूंगा कि अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथी हैं, कल भी साथ थे प्रतिनिधिमंडल में, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे संक्षिप्त में। उसके बाद हमारे पूर्व सांसद रवि वर्मा जी, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित एससी विभाग के चेयरमैन, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार श्री राजेंद्र पाल जी, पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदस्य आदरणीय श्री रवि वर्मा जी, उपस्थित प्रेस और मीडिया के साथियों, मित्रों, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। गाजीपुर की घटना इस बात का द्योतक है कि एक अति पिछड़े समाज की बेटी, विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ घटना होती है, परिवार के लोग तहरीर देते हैं, 14 तारीख की घटना और 18 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। जो लोग उत्पात करते हैं, घटना में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय अनिल जैन जी के नेतृत्व में जब गाजीपुर उस परिवार से मिलने जा रहा था, हमें बाबतपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, वार्ता की गई। वार्ता के बाद पुनः जब हम वहां से निकले गाजीपुर जाने के लिए, तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 6 घंटे तक बड़ा गांव थाने बनारस में हम सब लोगों को बैठाया गया और भारी सुरक्षा के बीच में लाकर पुनः एयरपोर्ट, जब तक हम प्लेन में बैठ नहीं गए तब तक सुरक्षा वहां डटी रही कि पुनः ये लोग वहां न चले जाएं। आखिर क्या छुपा रहे हैं? क्यों नहीं परिवार से मिलने देना चाहते? क्या इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था है? किसी परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करना, उनके आंसू पोंछना, उनके दुख में खड़ा होना, यही तो कांग्रेस पार्टी की अपनी पहचान है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ो, सत्य की लड़ाई रहो, शोषित पीड़ित लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करो। अगर हम उस परिवार में जाना चाहते थे तो सरकार ने हमें रोका क्यों? एक सबसे बड़ा सवाल है। प्रतापगढ़ में एक 18 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसे पेड़ में टांग दिया जाता है। हरदोई की घटना, जहां एक 45 वर्ष औरत के साथ घटना होता है और उसको मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का आलम यह है कि 1 साल का अगर एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे तो 65,000 महिलाओं के ऊपर घटनाएं दर्ज हैं। महिलाओं की घटनाओं का मामला 65,000 थाने में दर्ज है। 1 महीने में अगर देखेंगे तो 5500, और अगर घंटे में देखेंगे तो प्रति घंटे 8 महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। ये उस उत्तर प्रदेश की पहचान है। मेरठ में 50 साल की एक दलित महिला को, एक बेटी को बचाने में मार दिया जाता है। कानपुर में 14 साल की लड़की को किडनैप करके गैंग रेप किया जाता है। बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया जाता है। फर्रुखाबाद में 8 साल की माइनर लड़की का रेप किया जाता है। और गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, 13 साल की बच्ची का किडनैप होता है और गैंग रेप किया जाता है। ये केवल कुछ घटनाएं मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर लगातार फिल्मी डायलॉग मारते हैं, अपराधियों की जगह जेल में है।
अगर अपराधी उत्तर प्रदेश में कहीं भी देखा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सी कार्रवाई है? खुलेआम बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है और आप मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अभी महिला बिल को लेकर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार सत्र बुला रही है और सत्र में नारी वंदना नाम दिया है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में भी अभी 30 तारीख से सत्र चलने वाला है। क्या मुख्यमंत्री जी इस तरह के गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे? केवल आरक्षण एक दिखावा है, ढोंग है, देश को प्रदेश को गुमराह करने की साजिश है। उनकी मंशा महिलाओं के प्रति सम्मान की कभी रही नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी आज बनारस में हैं, वहां से माननीय सांसद भी हैं, महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन भी कर रहे हैं। क्या उस गाजीपुर के पीड़ित परिजनों से मिलने का काम करेंगे? उनके आंसू पोंछेंगे? उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात करेंगे? मैं समझता हूं कि केवल इवेंट मैनेजमेंट और पीआर के भरोसे ये पूरा देश और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है, अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार केवल फिल्मी डायलॉग मारने में व्यस्त है। निश्चित तौर से पीड़ित उस बेटी, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो जवाब देना पड़ेगा। साथियों, एक बात और मैं आपको आश्चर्य करने वाली बताता हूं कि जो अभी महिला आरक्षण पर उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हरदोई की घटना और गाजीपुर की घटना का जिक्र किया था, तो उन दो बेटियों के हत्या से संबंधित मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गाजीपुर की घटना के बाद जब मैंने हरदोई की घटना का जिक्र किया तो मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग से हरदोई की जगह हाथरस निकल गया। तो लखनऊ से फोन गया एसएसपी को और एसएसपी ने आधी रात को 1:30 बजे मेरे खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया और कहा कि हाथरस में तो ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि स्लिप ऑफ टंग से हरदोई की जगह हाथरस निकल जाएगा तो क्या आप मुकदमा दर्ज कर लोगे? क्या यह झूठ है कि हरदोई में घटना घटी? क्या यह झूठ है कि कुशवाहा समाज की बेटी की हत्या हरदोई में हुई? इतनी तत्परता आपने मेरे खिलाफ हरदोई की जगह हाथरस बोलने पे मुकदमा दर्ज करने में दिखाई। अगर इतनी तत्परता उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में और अपराध को रोकने में तत्परता दिखाए तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस प्रदेश की जितनी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि दलित उत्पीड़न के मामले में भी और अदरवाइज भी अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ऊपर है। इससे मेरे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, मुझे भी शर्म आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की शासन को, पुलिस को शर्म नहीं आती। ये तत्परता दलितों, पिछड़ों के खिलाफ दिखाना बंद कीजिए। आप अपराधियों के खिलाफ तत्परता दिखाइए, अपराध रोकने में तत्परता दिखाइए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी पूर्व सांसद आदरणीय रवि वर्मा जी से कि वो आपको ब्रीफ करेंगे, चूंकि कल प्रतिनिधिमंडल में वो भी मौजूद थे। धन्यवाद। सम्मानित पूर्व मंत्री भाई राजेंद्र गौतम जी, सम्मानित हमारे पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वर्तमान में उड़ीसा के प्रभारी अजय कुमार लल्लू जी और सम्मानित साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं। कल हम लोग गाजीपुर जाने के लिए यहाँ से निकले थे और जो कुछ भी श्री राजेंद्र गौतम जी ने बताया है, अजय लल्लू जी ने बताया है, उसके साथ में संबद्ध करते हुए मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ
कि जब अधिकारियों ने हम लोगों को डिटेन किया एयरपोर्ट पर, तो हम लोगों ने उनसे पूछा आखिर कारण क्या है, कौन सी बात है कि आप लोगों ने हम लोगों को, जो कि जाने माने लोग हैं, उनको रोकने का काम क्या है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आपका काम तो अपराधियों को बंद करना है, आपका काम तो जस्टिस को फैसिलिटेट करना है, तो आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। वो क्या चीज़ है जो आप लोगों को पंगु बना रही है? जो शक्तियां आपको मिली हुई हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करने से आपको रोक रही है, वो क्या चीज़ है? और क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश का चेहरा काला हो रहा है? जब हम लोग वहाँ गए तो हमको तथ्य संज्ञान में लाए गए कि आज तक न तो मुख्यमंत्री खुद, न उनका कोई प्रतिनिधि उस परिवार से मिलने पहुंचा है, आज तक नहीं पहुंचा। लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोग, जो प्रभावशाली लोग हैं और राजनीतिक रूप से उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके इशारे पर सारी परिस्थितियों का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस राज्य में मुद्दे को न्याय मिलना संभव ना हो, गवाह की सुरक्षा संभव ना हो, वहाँ तो प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। ऐसा होता रहा है हमेशा आज तक, लेकिन इन चीज़ों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। मैंने वहाँ उल्लेख भी किया कि मैं लखीमपुर खीरी से आता हूँ। लखीमपुर खीरी में भी कुछ दिन पहले बॉर्डर एरिया में, नेपाल की सीमा पर, जहाँ पर हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं, वहाँ पर नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ। और करने वाला कौन था? उन्हीं का शिक्षक। भोली भाली बच्चियाँ थीं, उन्हें कुछ पता भी नहीं था क्या हो रहा है। जब उनको एक महिला शिक्षक ने बताया कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, तब लड़कियों ने इस बात को बताया कि नहीं, ये तो हरकतें हमारे साथ में रोज़ हो रही हैं। और जब ये बातें माता पिता को पता लगी, उन्होंने कंप्लेंट की, किसी ने नहीं सुनी। जब उन्होंने मोर्चा खोल दिया, तब बहुत मुश्किल से जाकर के पॉस्को की एफआईआर हुई। उस शिक्षक का एसडीआई, जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, इन तथ्यों से परिचित था। उसका हेडमास्टर जो था, वहाँ का प्रिंसिपल, वो इन तथ्यों से परिचित था, लेकिन सब दबा रहे थे। और आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दरमियान वहाँ पर उत्तर प्रदेश के स्वनामधन्य मुख्यमंत्री जी वहाँ दौरा करके भी आ चुके हैं। सारे अधिकारी, सारी टीमें वहाँ मौजूद रही हैं। कप्तान भी महिला थी और डीएम भी महिला थी, 2 बार वहाँ गई, लेकिन आज तक उन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। सामान्य साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं संसद में भी इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ। 2019-20 में थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन इंग्लैंड में है, उसने इस बात की उद्घोषणा की थी कि भारतवर्ष महिलाओं के लिए धरती पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश है। 2020 की बात है ये। और जब इस बात का उल्लेख हम लोगों ने संसद में किया और कई सांसदों ने और भी अपना उसमें उल्लेख प्रकट किया, तो स्पीकर ने सीधे सीधे कहा कि हम इस रिपोर्ट को मान्यता नहीं देते। सरकार उस पर कुछ नहीं बोली। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में जो भारत का चेहरा काला हो रहा है, भारतीयों को एक अमानवीय व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या वो झूठ है या वो सच है? और अगर वो सच है तो वो संसद में चर्चा का विषय कब बनेगा? वो सच है तो हिंदुस्तान की बेटियों को, जिनके लिए बार बार कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके साथ में साल भर में, जैसा कि अभी गौतम जी ने बताया, कि 65,000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं जो महिला उत्पीड़न के या महिला एट्रोसिटीज़ के मामले थे। मुझे लगता है समथिंग इज़ वेरी सीरियस। ये जो बीजेपी का जो विचार दर्शन है, इसने हिंदुस्तान के सारे विमर्श को अतीत की ओर मोड़ दिया है। ये लोकतंत्र है और 135-40 करोड़ की आबादी हो चुकी है, जिसमें 75% से भी ज़्यादा, बल्कि 85% आबादी सिर्फ नौजवानों की है, लड़के लड़कियां सभी।
तो इस देश के जो भी विमर्श हैं उनकी दिशा भविष्य होनी चाहिए। तो कल को हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये जब तक बड़े होंगे तब तक क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र कायम रह पाएगा? क्या ये न्याय दिलाने की प्रणालियां कायम रह पाएंगी? लोगों को इंसाफ और बराबरी दिलाने की ये प्रणालियां कायम रह पाएंगी? आज सवाल इस चीज़ के ऊपर है। और ये सवाल जब हम सरकारों से पूछ रहे हैं तो सरकारें मौन हो जा रही हैं या ऊट पटांग आंकड़े सामने रख रही हैं। आज हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये सवाल हिंदुस्तान की हुकूमतों के सामने और जनता के सामने भी रखना चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों में आज हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आने वाले कल में क्या ये हिंदुस्तान उनके लायक रह पाएगा या यहाँ भी मध्ययुगीन मानसिकता के लोग, जो लोग मध्य युग में जीते थे और काम करते थे, वो लोग वही दुर्दशा करेंगे लोगों की, गरीबों की, लाचारों की, मजबूरों की और महिलाओं की, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। सरकारों को इस बात का जवाब देना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को उनसे सवाल करना चाहिए। मैं अपने सभी साथियों के साथ संबद्ध करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान हिंदुत्व है, जिसकी सबसे पहली शिकार हमारी बेटियां हो रही हैं, पिछड़ी जात के लोग हो रहे हैं, लाचार कमज़ोर हो रहे हैं, सामंती मानसिकता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो लोकतंत्र और सामंती मानसिकता दोनों साथ साथ कैसे चल पाएंगी, इस बात का हमको जवाब चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोगों के सहयोग से ये जवाब सरकार देगी। धन्यवाद।